बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो यहाँ टूटते हुए दिख रहे हैं क्योंकि 19,600 और इनफैक्ट उसके नीचे ही बाजार ट्रेड कर रहा है। और ये दबाव जो लेड ग्लोबल सेक्टर्स जैसे आईटी सेक्टर्स जैसे दबाव से बड़ी आपको गिरावट भी दिख रही है। सिर्फ आईटी नहीं, मेटल की बात करें वो वीक है इस वक्त। डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक फार्मा और एनर्जी जो बहुत हद तक चल रहे थे, जिन्हें डिफेंसिव की तरह ही देखना चाहिए, एफएमसीजी से स्पेसेस, उनसे भी आपको इस वक्त गिरावट ही दिख रही है। तो बाजार में ये एक्सपायरी का मूव है क्योंकि बात की जा रही थी बार बार कि हम 19,600 650 उस सपोर्ट को, उस रेंज बैंड को हर बार वहां से बाउंस करके ऊपर आ जाते हैं। तो यह जो ट्रेड दिख रहा है ये इससे किस तरह लाइंस आगे के लिए पढ़ने चाहिए, क्योंकि आज मॉर्निंग में ओपनिंग जिस तरह का ट्रेड खुला था, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर से पार्टिसिपेशन थी और हैवी वेट्स लाइक रिलायंस और एचडीएफसी बैंक वहां से पार्टिसिपेशन ठीक दिख रही थी, लेकिन मिनटों में ही वो फ्रिजल आउट हुई। बाजार में सेकंड हाफ में अच्छा दबाव बना और तब से आप देखें तो हम नीचे ही हैं, स्लाइड ही हुए हैं। आज की इस मूव पर और साथ ही अब इस सितंबर मंथ की एक्सपायरी के साथ ही अक्टूबर एक्सपायरी के लिए क्या साइंस लेने चाहिए, रोल ओवर के डेटा क्या वीक दिखेंगे या कौन से स्पेसेस से आपको यहां पर शॉर्ट ट्रेड्स और दिखते हैं, ये सारी की सारी बातें अगले 1 घंटे डिस्कस करेंगे। मैं हूं प्रियंका, मेरे साथ अभिषेक और डिम्पी हैं और इस वक्त पैनल पर हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए राजेश अग्रवाल बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हैं टेक्निकल नजरिया देने के लिए नागराज शेट्टी और साथ ही कुणाल परार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, क्योंकि बाजार पर पहले एक टेक्निकल लेवल्स समझना जरूरी है, इसलिए पहले बात करते हैं और अब ये समझ के चलें कि नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे आईटी कंपनियों के लिए, जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर भी माउंट कर रहा है सेक्टर वाइज। एक्सेंचर के नंबर्स, ग्लोबल नंबर्स जब आते हैं तो उससे हमें भी एक दिशा निर्देश मिलता है। क्या वहां से ये एक स्पेस जिसने प्रेशर माउंट किया, फॉलोड बाय अदर ग्लोबल सेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स द डिफेंसिव पैक ऑल्सो, ये ओवरऑल मिलाकर इस वक्त बाजार पर ट्रेड सेटअप कैसा बन रहा है? कुणाल, पहले आप ही बताएं, क्योंकि जो बड़ा एक 19,600 का सपोर्ट टूटने के बाद अब हम इसके नीचे दबाव में, अगर यहां से क्लोज होकर इसी दबाव के साथ जाते हैं तो क्या आप नीचे की रेंज कितनी खुलती हुई देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। वेल नाउ यस, एक अच्छी खासी गिरावट पिछले कुछ दिनों से हम विटनेस कर रहे हैं एंड देखने जाए ना तो आज का दिन जैसे ओपनिंग अच्छा खासा हमें देखने को मिला था। ऊपर में हाई भी देखने जाए तो 19,747 का देखने को मिला था, लेकिन वो कहा ऊपर में 200 मतलब हाई से अभी तक 200 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी फ्यूचर में भी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जिस हिसाब से हमें डे हाई से जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लाइकली चांसेस है कि फर्दर ये एक्सटेंड हो सकता है और यहाँ पे हमें नीचे में 19,360 से लेके 19,260 के लेवल भी निफ्टी अभी दिखा सकता है। सो मोटा मोटी जो मोमेंटम आज के दिन में स्टार्टिंग से कैरी हुआ है, यानी कि जो हाई बनाने के बाद लगातार जो डे लो बन रहा है, वहां पे 19,260 तक के लेवल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 19,260 पे एक देखना है तो मल्टीपल सपोर्ट आ रहा है। पहला सपोर्ट है उसके 100 EMA का सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट यह है कि जो इसने प्रीवियस बॉटम बनाया था वो बॉटम का भी सपोर्ट यहाँ पे है। सो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट 19,360 19,260। और सामने साइड बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी देखने जाए तो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी अगर 44,100 का अगर इस लेवल पे लेवल ब्रेक करती है 44,100, तो लग रहा है कि वहां से फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा और डाउनसाइड की मोमेंटम का, जहां पे ये 43,700 और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 43,300 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और निफ्टी में तो यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में 44,100 अगर ब्रेक होता है तो फर्दर यहाँ से गिरावट हमें एक्सटेंड होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाजार में दबाव है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं जब हम 20,300 की बात कर रहे थे, लेकिन अब 19,300 की बातें होने लगी हों और वो बातें इसलिए हो रही क्योंकि सेंटिमेंट थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। बाजार पर ज़रा एक व्यू और ले लेते हैं। राजेश जी, अभी तो सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो सदेश पर। देखिए, अभी तो सब कुछ ठीक ठीक ही लग रहा था, बाजार में तेज़ी भी हो रही थी, रिकॉर्ड ऊंचाई भी छू रहे थे। थोड़ा सा नीचे आया तो ये व्यू बना कि नहीं हल्का सा ब्रीदर लेके शायद बाजार यहाँ से चलेगा, लेकिन कुछ ना बुरी खबरें आ रही हैं। एक तो कैड को लेकर, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर आज डेटा आया, कच्चा हम देख रहे हैं कि $97 का हो गया है। इसके अलावा कुछ विदेशी संकेत हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, वहाँ से हम क्यूज़ ले रहे हैं, FIs की बिकवाली हो रही है।
आपको भी बाजार में थोड़ा सा संकट और बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? 19,000 के आसपास के स्तर आपको फिर से दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी जब तक 19,500 के आसपास है, इसके ऊपर है मार्केट, तब तक कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बामुश्किल 2.5-3% का ही मामला है ऊपर से अगर देखें तो? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, प्रियंका जी, डिम्पी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जो पैनल में दूसरे मित्रगण हैं उनको भी नमस्कार। आपने सही कहा, 2-3 चीजें, जैसे एक तो थोड़े दिनों पहले तक सेंटिमेंट बहुत बुलिश था, लोग 20,300 20,500 की बातें कर रहे थे और अब 19,300 की बातें कर रहे हैं। ये बाजार की यही खूबी है कि सेंटिमेंट बदली होते देर नहीं लगती। कारण बहुत सारे हैं, जैसे आपने कहा कि इम्पोर्टेड कारण है, जिसमें सबसे मुख्य तो क्या है कि यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे बहुत कुछ डिपेंड हो रहा है, और लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि जब तक 2% के इन्फ्लेशन जो उनके टारगेट है वहां तक नहीं आता है, तब तक शायद फेड इस बार पॉज लिया है, लेकिन हो सकता है आगे बार बढ़ाए। और दूसरी जो गवर्नमेंट शटडाउन की पॉसिबिलिटीज बातें चल रही है 30 सितंबर तक अगर उनका कोई फैसला नहीं होता है तो, लेकिन ये जो शटडाउन वाली बात है नहीं, पहले भी हमने कई बार देखी है, लेकिन आखिरी मुहूर्त में कुछ ना कुछ हो जाता है और निकल जाता है। दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत आई है कि $1.6 बिलियन के आसपास की अभी तक एफआईआई की सेलिंग हो गई, $97 के ऊपर क्रूड चला गया। 10 ईयर यील्ड अगर आप देखेंगे यूएस ट्रेजरी की तो 4.6 के आसपास चली गई है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है। तो ये सारी चीजें जो है दिक्कत दे रही हैं, और ये इम्पोर्टेड चीज है। मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा, ये इम्पोर्टेड इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे बाजार पे प्रभाव डाल रहे हैं। अदरवाइज हमारे बाजार की या हमारे इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो कैड को छोड़ करके आप दूसरी जगह अगर ध्यान दो तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, आईआईपी का डेटा अच्छा आया था, ईसीबी ने रेट हाइक्स के लिए पॉज दिया था, तो ये सारी चीजें अच्छी थी। नतीजे जो पहले तिमाही के आए थे वो भी अच्छे थे। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसे इंडिकेटर्स या कोई ट्रिगर्स नहीं है जिस वजह से हम सुबह उठते हैं और यूएस का मार्केट देखते हैं, एशियन मार्केट देखते हैं और यहाँ के कामकाज चालू करते हैं। 10 दिनों के बाद दूसरी तिमाही के नतीजे चालू हो जाएंगे और वहां से मुझे लगता है एक ठहराव बाजार में आएगा। जो भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे वहां पे, या कमेंट्री अच्छी आएगी, वहां पे खरीदारी बनती रहेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे इस वक्त ऐसे कोई घबराने वाली बात नजर नहीं आ रही है जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हों उनके लिए। ट्रेडिंग का नजरिया दूसरा है। हमारी जो इन हाउस रिसर्च है उसके हिसाब से अगर 19,555 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये निफ्टी 19,300 तक जा सकता है, और ऊपर के लेवल्स हमारे हिसाब से 19,825 और 20,050 के आ रहे हैं। तो ये निफ्टी की रेंज हो गई। जरा कैड वाले मामले को ना थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। क्या कैड ने बाजार को डराया है, ऐसा हम कह सकते हैं? हमारे साथ हैं इंक्यूब ग्लोबल के इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा, और साथ में हमारे 18 हाउस स्वदेश के सीनियर एडिटर राजेश सिंह भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, पहले आप बताइए आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये है कि मार्च तिमाही के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो कैड में 7 गुना का उछाल है। हालांकि अगर पिछले साल की इस तिमाही से तुलना करें तो कैड कम है। इन आंकड़ों को हम कैसे देखें? देखिए, आंकड़े अगर आप सिर्फ देखिए तो आपने सही कहा कि अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये बढ़ा है, 0.2% जीडीपी से बढ़ के 1.1% जीडीपी का हो गया है। लेकिन अगर साल ईयर टू ईयर करें तो ये 2.2% से घट के 1.1% हुआ। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ा है, और वो आप देख सकते हैं कि यूएस की इकोनॉमी में, आप यूरोप की इकोनॉमी में देखिए स्लो डाउन है। तो ऑब्वियसली अभी फेस्टिवल सीजन में उतने डिमांड नहीं आए हैं जितना आना चाहिए था एक्सपोर्ट का, तो वो ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा एक रीजन है। दूसरा रीजन है क्रूड प्राइसेस, आप देखिए वो $97 पर पहुंच गया है। तो ये सब रीजन है जिसके चलते सीएडी बढ़ा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिए तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे अभी फेस्टिवल आएंगे खरीदारी बढ़ेगी और डिमांड आएंगे, और अगर क्रूड के प्राइसेस थोड़े भी सब्सिडाइज करते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अभिषेक, ठीक है। हालांकि आंकड़े आने के बाद हमने बाजार पर एक झटका लगते हुए देखा नीचे की ओर। माधवी जी का स्वागत करेंगे। माधवी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। मैम, आप ये बताइए कि ये कितने गंभीर हैं आंकड़े? इसमें कोई गंभीरता है या फिर जो भी रिएक्शन अभी आ रहा है वो कह सकते हैं कि एक टेम्पररी रिएक्शन है? और क्या इसका कोई ग्रोथ पर असर आप देख रही हैं इन आंकड़ों का?
देखिए, पहली बात तो ये कि डेटा बहुत ही लैग्ड है, तो मेरे ख्याल से मार्केट कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है इन डेटा पे एज सच। इसमें कोई भी इट्स नॉट अ वेरी ओमिनस नंबर इन द फर्स्ट प्लेस। इट्स जस्ट barely क्रॉस 1% ऑफ जीडीपी। हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन एवरेज इंडिया में 2-2.5% के ऊपर ही जाता था। तो ये 1% और उसके आसपास का नंबर कोई इतना बड़ा ओमिनस नंबर नहीं है कि मार्केट रिएक्ट करे, फर्स्टली। एंड सेकेंडली, ये डेटा जून क्वार्टर का है, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर लैग। People don't even remember what happened a quarter ago. So I don't think equity market तो react भी कर रहा है डेटा के ऊपर as such. जो उसका play होना था with regard to impact on FX market वो already play out हो चुका है. Clearly, of course, as your colleague was mentioning, sequentially आपका trade balance widen हुआ है और वो हमेशा seasonally होता ही है because March quarter में generally आपका trade balance imbalance कम हो जाते हैं और first half of the year जनरली सी ट्रेड बैलेंसेस थोड़े खराब ही होते हैं। इनफैक्ट सेकेंड क्वार्टर में शायद और भी खराब होगा ऑन अकाउंट ऑफ 2 फैक्टर्स। वन इज अभी तक का जो ट्रेड नंबर्स आया है जुलाई और अगस्त का वो बढ़ा ही जा रहा है पिछले क्वार्टर से, और सितंबर का नंबर भी काफी खराब आएगा बिकॉज आपके कोर इम्पोर्ट विच इज बेसिकली नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट वो बढ़ रहे हैं। लास्ट मंथ आपका गोल्ड इम्पोर्ट भी काफी बढ़ा था और शायद कंटिन्यू भी होगा बिकॉज फेस्टिव सीजन के टाइम पे गोल्ड इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ते हैं। And thirdly, oil prices have soared in this current quarter. So ये number actually जून का काफी अच्छा नंबर है। 8% और 1.1% is not a very ominous number. It's a very good number. And you have to understand the fact that it is also being funded comfortably, right? आपका जो कैपिटल हो जाते हैं वो भर के आए थे पिछले क्वार्टर में, तो आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है वो काफी ज्यादा बड़ा है इसके चक्कर में। तो शायद आपको ये देखना है कि अगले 6 महीने बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इतना होगा कि आपका करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट सरप्लस इतना होगा कि बीओपी आपका सरप्लस में रहे। तो वो भी आपको देखना है। पर अगले क्वार्टर में क्लियरली बिकॉज फेस्टिव सीजन की वजह से आपका इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं, गोल्ड इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं, प्लस क्रूड प्राइसेस के बढ़ने के चक्कर में आपका क्रूड इम्पोर्ट भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत वाइडन होगा सितंबर क्वार्टर में, शायद 2.5% के भी ऊपर चला जाए। तो ये अभी का नंबर कोई तकलीफ देने वाला नंबर नहीं। ठीक है माधवी जी, बहुत शुक्रिया। इन आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है और इन एक्सपर्ट से आप जैसे लोगों से बातचीत करने का हमारा मकसद यही होता है कि जो भी शंकाएं हों, जो भी सवाल हों, उसका सही ढंग से ना निराकरण हो जाए। तो सारे के सारे इस आंकड़े से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ और दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों की पहले बातचीत कर रहे थे, क्रूड है या फिर बॉन्ड यील्ड है, ये सारी दिक्कतें अपनी जगह है, लेकिन कैड को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट अब बाजार पर लौटते हैं और आपके लिए जरा ट्रेड समझ लेते हैं। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान नागराज शेट्टी हैं और इसके साथ साथ कुणाल परार भी बने हुए हैं। नागराज, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपकी क्या है ट्रेडिंग कॉल्स? बिकवाली की सलाह है या फिर तेजी के सौदे अभी भी है बाजार में आपके पास? देखिए, मार्केट में एक तरफा तेजी करके भी मतलब नहीं, इतना मार्केट गिर चुका है और मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है। आप देखोगे कल के जो एक अपसाइड बाउंस के बाद मार्केट ने जो एक आशा दिखाई थी कि 5-6 दिन के डिक्लाइन के बाद एक अपसाइड बाउंस देने की, टेक्निकली थोड़ा पॉजिटिव पैटर्न अभी फॉर्म किया था छोटा कुछ, और उसको नेगेट कर दिया और कंप्लीटली इरेज कर दिया। सो जो न्यू स्विंग लो पे है मार्केट, आगे वाले दिनों में और भी मंदी मार्केट में आ सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 19,250-200 के आसपास, जो बिफोर शोइंग यानी सिग्निफिकेंट अपसाइड बाउंस। मुझे लगता है ये माहौल में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी मंदी तो अभी तो नहीं दिख रहा है। स्टिल मिड एंड स्मॉल कैप ब्रॉड मार्केट इंडेक्स सर आउट परफॉर्म कर रहे हैं जो निफ्टी के साथ। मैं ये देना चाहूँगा कि एक मेरा स्टॉक पिक में एक मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में लॉन्ग कॉल देना चाहूँगा और ये निफ्टी के स्टॉक से F&O के स्टॉक से एक शॉर्ट कॉल देना चाहूँगा। मेरा लॉन्ग कॉल है इप्का लैबोरेटरीज। जो इप्का लैबोरेटरीज आप चार्टिकली देखोगे, एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद आज एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की, छोटा सा रेंज का, और ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। इतना गिरने के बावजूद भी लास्ट 2-3 सेशन में ये स्टॉक एक आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के बेंचमार्क के हिसाब से। मुझे लगता है इधर से बाई करना चाहिए। अराउंड 926 के आसपास ट्रेड हो रहा है और उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 975 का और 895 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा दूसरा कॉल है अशोक लेलैंड। चार्टिकली अशोक लेलैंड एक रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक शार्प डाउनसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न नेगेटिव दिख रहा है
अशोक लेलैंड को शॉर्ट कर सकते हैं, अक्टूबर फ्यूचर को अराउंड 74, 75, 175 के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसका डाउनसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 167, 168 का, और 180 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके ठीक है, तो आपका जो इक्का लेवल वाला शेयर है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम क्योंकि इस सीरीज़ को एंड कर रहे हैं, अगली सीरीज़ की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो जो लिस्ट आप बना रहे थे, हालांकि हमने 12 बजे के शो में दिखाई है वो लिस्ट, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई मिस हो गया हो ना शेयर, तो इक्का लैब को भी ऐड कर लेना। ये अक्टूबर सीरीज़ का वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर बन सकता है। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के इसके बारे में ज़रूर राय लीजिएगा। इसमें कॉर्पोरेट डील होनी भी बाकी है, और अभी ये शेयर करीब 4.25 रुपये ऊपर है, जबकि 180 पॉइंट नीचे आपको मार्केट दिख रहा होगा। एक बार ज़रा स्क्रीन पे ना कुछ एक शेयर्स में बोल रहा हूँ, आप ज़रा स्क्रीन पे दिखाइएगा, वो मैं उसकी वजह बताऊंगा मैंने उन शेयर्स को क्यों दिखाया। MCX 8% ऊपर, किसी तरह का कोई फटीक नहीं, कोई थकावट नहीं, बाकायदा डेज हाई पे। 180 निफ्टी है नीचे, भूल जाइए, ये शेयर डेज हाई पे। मैप माई इंडिया 2 दिन से चल रहा है, संतोष जी ने कल पहली बार बताया था, आज भी एक एक्सपर्ट ने इसके बारे में जिक्र किया, कोई फटीक नहीं, कोई थकावट नहीं। टाटा इन्वेस्टमेंट, कोई फटीक नहीं, कोई थकावट नहीं। SBC एक्सपोर्ट्स कल हमने आपको नोटिस कराया था, आज भी 2% ऊपर, तो कोई थकावट नहीं। इन सभी शेयर्स के अंदर ना आपको एक चीज़ यूनिक दिखेगी, अपनी पावर के साथ रुके हुए हैं। न्यूज़ फ्लो है, कहीं में कुछ ना कुछ है। एक शेयर हम जरा पता कर लेते हैं कि उसके अंदर अभी कितना दम है। राजेश सर, ये पॉलिसी बाज़ार के ना मैनेजमेंट परसों हमारे साथ जुड़े थे, उनसे ना हमने बीमा सुगम के बारे में पूछा कि बीमा सुगम आएगा तो आपको बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको, हम अपनी ग्रोथ के साथ चलेंगे, हम तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को खूब पैसा देते हैं और वो काम हमारा ठीक चल रहा है। सर, पॉलिसी बाजार पे आपका टेक क्या है? देखिए, एक तो क्या है कि ब्रांड बहुत अच्छा है, घर घर पहुंच बनी हुई है, और जो आंकड़े अगर आप देखो ना, तो पहले जितने लॉसेस आ रहे थे वहां पे लॉसेस में कमी हुई है। हालांकि अभी तक कोई पॉजिटिव इंडिकेशन वहां से आया भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 750, 760 के आसपास इस पे खोने का कुछ नहीं है। अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं, कम से कम 6 से 9 महीने, तो बाजार आज 180 पॉइंट डाउन है, कल 200 100 ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस वजह से अगर कभी आपको गिरावट मिलती है वो जुदा बात है। बट इस लेवल्स पे मैं समझता हूँ कि मध्यम से लंबी अवधि को एक्यूमुलेट करना चाहिए निवेशकों को। टारगेट हमारा 830, 840 के आसपास रहेगा, वहां जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। इस वक्त खरीदारी की सलाह रहेगी। डन। आपका पक्ष हाँ में है, आप कह रहे हैं खरीदारी की राय है, आप कह रहे हैं कि कंपनी प्लेटफॉर्म ठीक है, तो सारी चीज़ें मोटा मोटी बता दी है सर ने, मेरे को ज़्यादा इसमें ऐड करना नहीं है। इस पर बाय का ठप्पा हम लगा सकते हैं। ऑप्शंस का सौदा भी आपका इंतज़ार कर रहा है, और खुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए चेक करते हैं आज का ऑप्शंस का चेक। बाय के सौदे ढूंढे हैं आपने इस तरह के मार्केट में, या अभी आपको लग रहा है कि अपना स्टांस को रिवर्स कर देना चाहिए? हालांकि लेवल्स अभी ब्रेक नहीं हुए, एक बार आपका टेक चाहिए, आप कौन सा ऑप्शंस दे रहे हैं आज? आप सभी को नहीं, ऐसे मार्केट में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। MCX का आपने जिक्र किया, हमने सुबह भी डिस्कस किया था। मंडे को जो कॉल दिया था हमने MCX का, 100 रुपीज वाला ऑप्शन अभी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। So that is also one sign कि the stock identification is perhaps going right। उसी लाइन में आज का जो मेरा पिक है that is on कैनरा बैंक। देखिए, बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी के मुकाबले आज नजर आ रही है, और इतने डाउन मार्केट में भी कैनरा बैंक अभी भी अपनी जो गेन्स है उनको होल्ड किए हुए है। तो हमारे हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में जब मार्केट थोड़ा स्टेबल होकर रिबाउंड करेगा, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बैंक्स दैट कैन रिबाउंड। यहाँ पे आप बाय करें 380 कॉल 26 अक्टूबर की एक्सपायरी का, करीब 14 रुपए के आसपास। 19 और 24 रुपए, ये दो आपके टारगेट्स हैं। 9 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से 27,000 रुपए का प्रॉफिट पोटेंशियल और 13,500 रुपए का लॉस पोटेंशियल है इसमें। तो कैनरा बैंक 380 का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन। बैंक आप यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 380 की कॉल अक्टूबर सीरीज की, पहला टारगेट 20 और फिर उसके बाद 25। ठीक है, शुक्रिया कुश ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। लेकिन कुणाल परार के भी स्टॉक आइडियाज़ ले लेते हैं। बताएं कुणाल, आपके ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगे आज के? पहला ट्रेडिंग बेट टाटा केमिकल फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर शॉर्ट करके चलने की सलाह है। जिस हिसाब से
स्टॉक अभी एक ब्रेकडाउन मोड में है। 1025 के अराउंड नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट कीजिए 1040 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं, 1010 का पहला टारगेट है, और जैसे ही वो क्रॉस होता है 995 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा स्टॉक है लॉन्ग साइड का है, इप्का लैब ही है। 923 924 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह है 910 के एसएल के साथ। टारगेट 935 का पहला है, और वो जैसे ही ब्रेक करता है 950 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो टाटा केमिकल नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर शॉर्ट करे और इप्का लैब यहाँ पे बाय करके चले। ऑलराइट, ये आपके दोनों आइडियाज हो गए। इप्का लैब काफ़ी लोगों के रडार पर आ रहा है और दिख रहा है इसमें अच्छी मूव है भी। संजीव वसीम जी भी इसे दिवाली तक होल्ड करने की सलाह दे रहे थे, 1200 तक का टारगेट उन्होंने भी दिया था। ठीक है, ये स्टॉक्स हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन अब बड़ी जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो इस वक्त अर्निंग सीजन से आएंगे, और क्योंकि इस वक्त IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट है, एक्सेंचर के नंबर्स आज आने हैं। IT शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक गाइडेंस इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी मिलती है। नंबर्स आ कैसे सकते हैं, क्योंकि अब तक तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि इस बार की जो क्वार्टर नंबर्स होंगे, कॉमन शायद बहुत हद तक बेटर होगी और इतने म्यूटेड नंबर सेट ऑफ नंबर्स नहीं होने चाहिए। एक बार अनीशा ने प्रिपेयर किया है एक प्रीव्यू, समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन लगानी क्या चाहिए, स्ट्रीट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। जी, एक्सेंचर के नंबर्स पोस्ट मार्केट आएंगे एंड उम्मीद ये है कि ऑलमोस्ट 4% का ईयर ऑन ईयर कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ आएगा। मार्जिन में भी थोड़े एक्सपेंशन की उम्मीद चल रही है, बट सबसे बड़ा पार्ट रहेगा कि उनका गाइडेंस क्या है FY24 का, बिकॉज ये एक सबसे बड़ा नंबर है ग्लोबली जो FY24 का फ्रेश गाइडेंस देगा। तो आगे 12 से 18 महीने मैनेजमेंट को क्या लग रहा है ग्रोथ को लग के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो स्ट्रीट मान के चल रही है वो ये एक्सपेक्ट करिए कि 3 to 6% का कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ आएगा और 10 से 30 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो अगर गाइडेंस 2 से 5% के आसपास आता है वहाँ तक ठीक रहेगा, बट अगर उससे कम है तो स्ट्रीट डेफिनेटली डिसअपॉइंट होगी। इंटरनल्स की बात करें तो जो उनका सेगमेंट है स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, वो काफ़ी टाइम से वीक चल रहा है, तो उसमें वीकनेस शायद कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो मैनेज सर्विस है उसमें थोड़ा पिकअप दिख रहा है, स्पेशली अगर हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करें तो उससे उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है अर्निंग्स को, एंड वो इस क्वार्टर भी उम्मीद है कि वो चलता रहेगा। CMT सेगमेंट थोड़ा वीक रहा है, तो उस पर कॉमेंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी देखनी। एंड इनफैक्ट कॉमेंट्री ओवरऑल मैनेजमेंट का जो टोन एंड टेनर, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो रीड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो एक्सपेंडिचर है क्लाइंट्स का, क्लाइंट स्पेंड है, क्या वो कट होने वाले हैं, क्या वो बहुत कंट्रोल करके वो स्पेंड कर रहे हैं, तो ये सब देखने की बात रहेगी। जनरेटिव AI में भी क्या पोटेंशियल है एक्चुअली, क्योंकि अभी अगर एक्सेंचर की बात करें ऑर्डर बुक की, तो उसमें से ओनली 0.5% एक्चुअली AI रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। आगे चल के कितना बड़ा हो सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला रहेगा देखने को। लास्ट क्वार्टर आपको याद रहेगा एक्सेंचर ने एक बड़ा जॉब कट का अनाउंसमेंट किया था, 19,000 लोगों का जॉब कट्स की बात थी। तो इस क्वार्टर उसको लेकर क्या इंडिकेशन है, क्या वो जॉब कट्स कंटिन्यू रहते हैं या अभी थोड़ा स्टेबलाइजेशन है, तो ये सब चीज़ें रहेगी देखने की और हम आपको उस पर अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया अनीशा ये बताने के लिए। तो बिल्कुल एक बड़ा कंसर्न जो ये कि आगे स्पेंडिंग दिख कैसी रही है, ये लास्ट क्वार्टर्स में हर बार यही जज करने की कोशिश होती है कि क्या थिंग्स आर वी आउट ऑफ द वुड्स और नॉट। आपको याद होगा अभी सिर्फ 2 दिन पहले मॉर्गन स्टैनले ने इनफैक्ट सारी बड़ी IT फर्म्स पर अपनी रेटिंग भी दी थी और उसमें कई सारे स्टॉक्स को ओवरवेट दिया था, रैंकिंग के साथ साथ टारगेट भी बढ़ाया था। टेक महिंद्रा इस वक्त बड़ा लूजर है, सबसे बड़ा। इनफैक्ट अगर आप IT स्टॉक्स में बात करें और टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी देखें तो उसमें IT पैक के काउंटर्स है। टेक महिंद्रा इस वक्त 3.5-4% की गिरावट के साथ, और इसे यहाँ पे भी टारगेट घटाया था। यहाँ पर राजेश से थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं। राजेश, क्योंकि हर IT स्टॉक को एक तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कौन कौन से AI अडेप्टिव है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे AI अडेप्शन के चक्कर में, और ऑफ कोर्स डील ऑर्डर विन साइज बिगर कंपनीज इन्फोसिस TCS जैसे HCL टेक, इनको तो बड़े ऑर्डर्स मिले, तो वहाँ से थोड़ी सी उम्मीद ऐसी बढ़ने लगी कि शायद कमेंट्री भी ठीक आए और इस बार नंबर्स शायद इतने बुरे ना आए और अब IT स्टॉक्स गिरना भी बंद हो गए। लेकिन आज की ये जो फॉल है, क्या ये सम ऑफ थिंग्स में दिख रही है, आज पूरी बाजार में वीकनेस है उस वजह से दिख रही है, या फिर मार्केट कुछ और भी रीड कर रहा है? लगता है कि जो IT स्टॉक में खास करके गिरावट देखी गई है ना, वो यूएस के कंसर्न्स को लेके देखी गई है कि एक तो यील्ड ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर है, तो हो सकता है उन खर्चों में कटौती हो, इनके ऑर्डर बुक में थोड़ी दिक्कतें हैं, न्यू ऑर्डर इनफ्लोज में।
बट जहां तक वैल्यूएशन की बात है, तो अगर आप वैल्यूएशन पे देखो तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन हो गए हैं, खास करके जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस। 10, 12, 15 की पी पे मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कैश पॉजिटिव इनके बैलेंस शीट में बहुत अच्छा है। साल दर साल ये बायबैक वगैरह लेके आते रहते हैं, और ऑर्डर इनफ्लोस पिछले बार के जो पहली तिमाही के नतीजे आए थे उतने निराशाजनक नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले 1-2 साल से एट्रिशन रेट को लेकर के जो दिक्कतें बनी हुई थी वो धीरे धीरे कूल डाउन होती जा रही हैं। और खास करके ऐसी कंपनियां जो एआई में, एमएल में या क्लाउड में है, उन सब कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर लार्ज कैप में किसी को फोकस बनाना हो तो इन्फोसिस और टीसीएस हमारी पहली पसंद रहेंगे, और मिड कैप में हैप्पीएस्ट माइंड। इस रिपोर्ट के बाद के कुछ एक शेयर्स के बाद का रिएक्शन हम बाकायदा स्टैंपिंग करके आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे ध्यान रखना है और कहाँ पे फ़िलहाल अभी आपको छोड़ देना है। खैर, कुछ तस्वीरें हम आपके सामने लेके आते हैं। आज जैसे हमने सुबह भी आपको बताया था, आज गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आके नारों के साथ आज विदाई समारोह है, आज विसर्जन होगा। मुंबई में तो खैर तस्वीरें देखने को मिलती है, पूरी मुंबई बंद होती है इस समय, क्लॉक जाम होता है। ये लाल बाग के एरिया की तस्वीरें हैं जहाँ पर कई अलग अलग पंडालों से गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं। आप भीड़ से, आप पंडालों के साइज से, आप मूर्तियों के तस्वीरों के वैभव से आप ये जज कर सकते हैं कि कितना भव्य होगा। जो तस्वीरें देख पा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, उनके ही रोंगटे, उनके ही श्रद्धा भाव उमड़ सकता है। तो जो वहाँ पे खड़े होंगे तो उनके श्रद्धा भाव क्या होगा, आप इसका अंदाज़ा ही सिर्फ लगा सकते हैं। दूसरी बात, साल में एक बार का त्यौहार है, हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये तस्वीरें देखते ही बनती हैं। और कई लोग तो सुबह से लेकर शाम तक बाकायदा दर्शनों के लिए खड़े रहते हैं। अब अलग अलग पंडाल पे कहाँ जाएंगे, गणपति खुद उनको दर्शन देने के लिए कई बार इस तरह से आ जाते हैं और वो सड़कों के किनारे खड़े होते हैं। उसमें से एक मैं भी था, तो मैंने भी कई बार इसी तरह से दर्शन किए, एक ही जगह खड़ा रहा और मैंने 6 गणपति के दर्शन एक साथ किए, और उनके विसर्जन तक भी मेरे को मौका मिला। इसी फुटेज के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद राजेश सर से भी पता करेंगे, 1-2 शेयर मैंने और निकाल रखे, उनसे भी ज़रा पता करेंगे। ब्रेक वाले बार फिर आपका स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ शेयर ऐसे ढूंढ के आपके लिए लेके आएँ कि जहां पर कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम है। आज मैं एक मैनेजमेंट से मिला, मैं डिस्क्लोजर के तौर पे बता रहा हूँ, उनसे मेरी बात हुई आज। तो उनका शेयर का नाम था पावना इंडस्ट्रीज़। एक बार आप स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं। मैं इसका एक टेक्निकल व्यू आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा क्योंकि वॉल्यूम कम है इसके अंदर, इसलिए भी इसको फंडामेंटल पढ़ने के लिए राजेश सर को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए राजेश सर, मैं आपके ऊपर कोई लोड नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ टेक्निकल वालों से पता करना चाहता हूँ। और नागराज शेट्टी, ज़रा आप इसको चेक कीजिएगा, इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी कितना दम लगता है आपको, क्योंकि एक राउंड तेज़ी इसमें आ चुकी है ऐसा लग रहा है। अभी आपको और कितना दम लगता है? रिसेंट लिस्टिंग है, इसका आप 1 महीने का चार्ट दिखाइए। आप चार्टिकली देखोगे थोड़ा लिक्विडिटी कम लग रहा है ये स्टॉक्स में और रिसेंटली लिस्टेड हुआ है। मुझे लगता है कि ये साइडवेज रेंज मूवमेंट तो कंटिन्यू रहेगा। चार्टिकली इतना छोटा से डेटा में हम लोग एक कॉन्क्रीट व्यू तो नियर टर्म के लिए दे नहीं सकते, लेकिन तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी रेंज बाउंड है, थोड़ा पॉजिटिव बायस है। मुझे लगता है कि 400 का एक सपोर्ट रहेगा उसका, और वो एक दायरे में घूम सकता है 450 to 400 के आसपास। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इस बीच मेरे साथ संदीप सब्रवाल सर जुड़ रहे हैं, लेकिन राजेश जी जाना चाहते हैं। राजेश जी, आप जाना चाहते हैं सच्ची में? आपको काम है कोई? आप जैसा कहेंगे वैसा कंटिन्यू कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। आप रुक जाओ 5 मिनट, आपके साथ देखिए कितना मजा आता है, आपसे शेयर पूछते रहते हैं। और अभी हमने जो गणपति की तस्वीरें दिखा रहे थे ना, मेरे को तुरंत एकदम से बंगाल ध्यान आ गया, और आपको लगा कि आप तो कलकत्ता में रहते हो, तो 1 महीने बाद तो आपके यहाँ भी जलसा शुरू होने वाला है, दुर्गा पूजा के पंडाल लगेंगे भव्य। ठीक है ना? तो राजेश सर सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आपको मैं फ्री कर दूंगा, और उसके बाद हम फिर संदीप जी से भी आगे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जब आप रुक ही गए तो मेरे को जरा एक सवाल आपसे पता करना है सर, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कब चलेगा?
देखिए, चूंकि ये लार्ज कैप का स्टॉक है और फ्यूचर वगैरह में रहता है, तो इसमें डेली मूवमेंट में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट हमारी इसमें बाय कॉल बहुत लोअर भाव से है और अभी भी हम ये मानते हैं कि हाईली अंडर वैल्यूड है। कारण अगर आप देखो तो ओटीसी के बिजनेस, ऑयल टू केमिकल्स का जो बिजनेस था, वहाँ थोड़ी दिक्कतें थी, दबाव बना हुआ था। इस वजह से थोड़े से नंबर्स उस तरीके से दिख रहे जो जीआरएम अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर आप इनके दूसरे बिजनेस पर ध्यान दो, चाहे वो रिटेल का हो या जियो का, रिटेल में जहाँ दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके 700-800 स्टोर होते हैं, और ये ऐसी कंपनी है जो हर तिमाही में 800 नए स्टोर जोड़ रही है। 18,000 के आसपास इनके स्टोर है। जियो में भी अगर आप देखेंगे तो महीने दर महीने जो नए सब्सक्राइबर एडिशन के नंबर आते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ऊंचे आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे पकड़ बनी हुई है। इनके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो दूसरी इनकी होल्डिंग कंपनीज हैं, उन सारे के वैल्यूएशंस मैं समझता हूँ अभी भी इसमें डिस्काउंटेड नहीं है। मैं नहीं जानता कब इनके डीमर्जर का या कोई कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट आएगा, वो कहना इस वक्त मुश्किल है। लेकिन अगर कोई 1-2 साल के लिए नजरिए से निवेश करना चाहता हूँ तो मैं समझता हूँ ये उपयुक्त स्टॉक है। रोजमर्रा की भाव की जो मूवमेंट है उसे ना देखें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। इस पर एक लंबा नजरिया, ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो स्टॉक तो है ही है, और इनफैक्ट अब तो कई सारे रैशनल भी दिख रहे हैं, टेक्निकली भी अच्छा जोन भी दिख रहा था। आज उम्मीद बहुत थी कि शायद रिलायंस चले, बड़े हैवीवेट्स चलें, लेकिन ठीक है, आज बाजार में एक गिरावट आई है और सारे ही सेक्टर्स लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट बिल्टअप जिन जिन स्पेसेस में अच्छा खासा दिख रहा है उसमें ऑफ कोर्स क्रूड डेरिवेटिव्स भी हैं। हालांकि सुबह ही अभिषेक भी पॉइंट आउट जरूर कर रहे थे कि आप देखें क्रूड की चाल ऊपर की तरफ है, लेकिन फिर भी पेंट स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं 4-4.5%। लेकिन देखिए सेकंड हाफ में सारी तस्वीर बदली है और एशियन पेंट्स इस वक्त 4.5% वीक है। बर्जन पेंट्स जो पीछे काफ़ी चला भी है, वहाँ 6% की गिरावट है, क्योंकि इन सब में एक लेग ऑफ रैली आ चुकी थी, तो एक दबाव आ चुका था, तो लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा समय चलेंगे। लेकिन क्योंकि आज क्रूड काफ़ी वीक हुआ और सडन ये वहाँ पर भी एक जंप आया, हमने एक शार्प रिएक्शन इन पेन स्टॉक्स में देखा है। लेकिन यहाँ से क्या कहीं क्रूशल लेवल क्या टूटे हैं बर्जर पेंट्स के या एशियन पेंट्स के, कोई बड़े सपोर्ट टूटे हैं और फर्दर वीकनेस आ सकती है इन स्टॉक्स में? ये सेटअप समझते हैं एक बार नागराज से। नागराज, पेन स्टॉक्स को या फिर दूसरे अदर क्रूड डेरिवेटिव्स को, टायर, लुब्रिकेंट स्टॉक्स, इनको इस वक्त कैसे ट्रेड करना चाहिए? क्रूड पर निर्भर जरूर करता है, लेकिन क्रूड जिस तरह की चाल दिखा रहा है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स को अगर हम डिस्कस करें, पेन स्टॉक्स की चलिए बात करते हैं पहले, तो क्या ये अपने बड़े सपोर्ट को तोड़ चुका है? फर्दर और वीकनेस आ सकती है एशियन पेंट्स में, कैसे ट्रेड करेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली क्रूड डेरिवेटिव्स में और भी मंदी, एक सेलिंग प्रेशर जहाँ भी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, और एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल में दाम में भी एक अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा। मेरे ख्याल से जो भी क्रूड डेरिवेटिव्स है, वो पेंट स्टॉक है या टायर स्टॉक्स है, उसमें अभी फिलहाल तो वेट करना चाहिए लॉन्ग्स के लिए, और जो भी प्रॉफिट में खड़े या जो भी एक छोटे मोटे इसमें अच्छे पोजीशन में खड़े, एक बार एग्जिट होने की सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से आप एशियन पेंट की बात की, एशियन पेंट एग्जैक्टली एक 200 DMA के सपोर्ट पे खड़ा है, अराउंड 4-4% का जो कट दिख सकता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, और भी मंदी हावी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। उसका नेक्स्ट सप्ताह है अराउंड 3060 का। ट्रेड्स और यहाँ से इनिशिएट किया जा सकता है, यानी क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स में। अब हमारे साथ संदीप सब्रवाल हैं बाजार पर अपना एक व्यू देने के लिए। संदीप, लास्ट वीक भी आपसे बात हो रही थी, उस दिन भी बाई चांस बाजार में अच्छी बड़ी गिरावट थी, और क्योंकि मैक्रो रीजन से लास्ट वीक भी फॉल था, और आज भी आप देखें बिफोर यूएस जीडीपी और पीसी के नंबर्स से पहले दोनों बड़े इंडिकेटर्स हैं। इस वक्त बाजार काफ़ी नर्वस है और मैक्रो रीजन से ही ये गिरावट हमें आ रही है। काफ़ी समय भी बिता लिया हमने इस वक्त। क्या रीडिंग आपकी इस वक्त आ रही है मैक्रो फैक्टर्स पर? देखिए, मार्केट में बड़े फॉल हमेशा मैक्रो रीजन से ही आते हैं, और वो कंसर्न जैसे जैसे बढ़ते हैं, शुरू में मार्केट इनको इग्नोर करता है, उसके बाद फिर उसका असर आता है। अब निफ्टी अपने निचले स्तर से 20% चला है, मिड कैप इंडेक्स करीब 35% चला है, तो 6 से 10% करेक्शन निफ्टी में और 10 से 15% करेक्शन मिड कैप इंडेक्स में अगर आता है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है तो मार्केट और हेल्दी हो जाएगा, और ऐसे होने की उम्मीद है मुझे अक्टूबर नवंबर के समय में, और तब बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। दीप जी का ये व्यू, लेकिन एक शेयर जरा आपसे समझना चाहेंगे नागराज, ओमेक्स का शेयर
आप देखिए आज भी अच्छी तेज़ी है, बाजार कमज़ोर है, लेकिन लगातार 5 सत्र में ये शेयर ना 50% से ज़्यादा चढ़ गया है। और कल परसों में ये खबरें भी आई थी कि इन्होंने पंजाब में करीब करीब 200 एकड़ शायद लैंड इन्होंने ख़रीदी है, एक्वायर की है, 200 करोड़ की, सॉरी। आप ये बताइए कि ओमेक्स, क्योंकि ये 35-40 रुपये की रेंज से ये शेयर चल के अब 65-70 वाले रेंज में चला गया है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लें? क्या अब नई एंट्री ये खतरनाक साबित हो सकती है या फिर अभी बने रहें इसमें? अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक सडन अपसाइड ब्रेकआउट आया है इसमें एक न्यूज के चलते हुए। मुझे लगता है कि आज के जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक ऊपर के लेवल में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मेरे ख्याल से 70-72 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। उधर से एक राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर हम कहते हैं कि ऊपर के लेवल से एक हावी हो सकता है और ये स्टॉक्स में एक डाउनवर्ड करेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओमेक्स को लेकर ये भी, लेकिन देखिए बाजार में स्थिति थोड़ी सी और गंभीर हो रही है क्योंकि निफ्टी अब है 200 अंक नीचे और 19,500 के आसपास अब ये संघर्ष कर रहा है। निफ्टी बैंक में 300 अंकों के आसपास की गिरावट। निफ्टी के 50 में से सिर्फ 5 ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको हरा निशान दिखेगा। एकमात्र शेयर L&T जहां पर 1% से ज़्यादा की बढ़त है। बाकी एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल ये आधे % से भी कम के गेंस पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जो शेयर सुबह के सत्र में कमज़ोर थे वहां पर कमज़ोरी और बढ़ रही है। टेक महिंद्रा 5% नीचे इस वक्त है। एशियन पेंट्स 4% से ज़्यादा टूटा है। LTI Mindtree, डिवीज़, विप्रो, M&M, ब्रिटानिया, खास तौर से कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, तो कहीं ना कहीं क्रूड में जो स्पाइक आया है उसके चलते महंगाई बढ़ने की जो आशंका है उसके चलते ये शेयर थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं। और सुबह के सत्र में जिस एडवांस डिक्लाइन रेशियो की हम चर्चा कर रहे थे उसमें भी आप देखेंगे कि इस वक्त मंदी खिलाड़ियों की गिरफ्त बढ़ती जा रही है। 1450 शेयर हैं लाल निशान में, उसके मुकाबले 750 शेयर हैं हरे निशान में, यानी कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। 19,500 बिल्कुल उसके मुहाने पर खड़ा है बाजार। और कुणाल से जैसी बातचीत हो रही थी, बता रहे थे कि 19,500 टूटा तो शायद 19,300 के नीचे के भी दायरे खुल जाएंगे। डिपी जरा एक बार ना ऑप्शंस के जरा डेटा आप टटोलिए और जरा देखिए कि अगर मान लीजिए 19,500, क्योंकि उसके आसपास तो आ ही गए, यहाँ से नीचे के कितने रेंज खुल जाएंगे और क्या 19,400 पे कोई सपोर्ट है या नहीं? अभी कोई नियर सपोर्ट नहीं है। 550 का था जो एरिया था, एक्चुअली 500 भी नहीं बोलूँगा, 550 ब्रेक होने के बाद आप स्पीड से नीचे और आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं अगर ऑप्शंस की स्ट्राइक वगैरह चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 5 अक्टूबर का जो वीकली एक्सपायरी है उसकी अगर ऑप्शंस चेक करूँ, मैं आपके सामने दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन से देख के आपको मैं सिर्फ बता देता हूं कि कहां पे कॉल्स राइटिंग जोर की हो रही है। आप 19,500 वाली 550 की कॉल राइटिंग आज जोर की हुई है। एग्जांपल बताता हूं कैसे हुई है, इसको कैसे चेक किया गया हमने। आप 19,500 की जो कॉल है ना वो 167 रुपये की है अभी, और इसके पैसे घटे 132 रुपये। तो आप सोच लो कि 100% का इरोजन हो गया जिसको आप पक्का बेस मानते थे। और इसके अगेंस्ट में आपको पुट में बता दूं मैं, तो पुट जो कीमत है वो आ गई है करीब 79 रुपीज़ की और उसके दाम बढ़े हैं 50 रुपये। तो पुट्स का एकुमुलेशन स्ट्रांग हुआ है, कॉल राइटिंग जोरदार हुई है। एक मौका भी ऐसा निफ्टी ने आज नहीं दिया कि जिसमें रिकवरी आप से ही पता लग रहा होगा नहीं है। और ये एक्सपायरी का फ्लेवर है, ऐसा नहीं कि पुल बैक ही एक्सपायरी के नाम पे जानी जाती है। वीक होना भी तो एक्सपायरी के नाम पे ही जाना जाएगा ना, एक्सपायरी में ऐसा हो सकता था, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और एक और चीज़ अभिषेक, शायद आप इसको नोटिस नहीं अभी देख पाए होंगे, मैं आपके जहन में ले आता हूँ। इंडिया विक्स, एक बार इंडिया विक्स को दिखाइए। आज 11% का इंडिया विक्स, शायद आपको हाल फिलहाल में याद भी नहीं होगा कि कब बढ़ा था। कुणाल जी ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, 11% का विक्स आपको भी याद नहीं होगा। और एक बार अगर आप इसका डेली चार्ट डालेंगे ना तो सर ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया इंडिया विक्स। बाजार जैसे जैसे कमजोर हुआ इंडिया विक्स वैसे वैसे बड़ा, बिल्कुल आप रिवर्स बुकिश नॉलेज देख पा रहे होंगे। कुणाल जी एक बार जरा इंडिया विक्स के हिसाब से बताना, तो आपको तो और भी दिखेगा कमजोर मार्केट फिर तो। वेल डिम्बी जी आपकी बात सही है। ये 11% वाला जो आंकड़ा है बहुत लंबे टाइम के बाद दिखा है। अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ तो ये जो
वाली मोमेंटम है ओपन टू क्लोज वाली, ये हमने लास्ट में 29 मार्च को देखी थी और उसके बाद अभी देख रहे हैं। एंड अगर मैं इसको डिम्पी जी टेक्निकल फ्रंट पे देखूं तो दो चीजें हैं जो अभी मुझे देखने को मिल रही है। पहली चीज, इंडिया विक्स ने 100 ईएमए के ऊपर आज की जो मोमेंटम है वो स्टार्ट कर दी है। लगातार कंटिन्यूअसली 100 ईएमए का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इंडिया विक्स, आज उसके ऊपर का क्लोजिंग लाइकली चांसेस है। प्लस जो रेजिस्टेंस आ रहा था 1255 का, ओके, उसके ऊपर है, यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि यहाँ से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। एंड अगर ये इंडिया विक्स यहाँ से अगर ऊपर में मोमेंटम दिखाता है तो हम सबको पता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया विक्स एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो लाइकली चांसेस है कि जो लेवल हमने शुरुआती टाइम पे कहे हैं, यानी शुरुआत में कहे, वो लेवल भी हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो आपकी बात सही है डिम्पी जी यहाँ पे। 500 के भी नीचे फिसल गए। आज आप बात कर रहे थे कि 550 का सपोर्ट है, देखिए वहाँ से क्या टूटा और बाजार डेज लो पे ये ना ड्रैग करके जाएगा। और एक्चुअली मैं आपसे सही मानों में पूछे, मैं ट्रेडिंग हाउसेस से निकल के आया हूँ। इस समय जो सौदे पंच हो रहे हैं ना, ये कंपल्सरी फोर्स्ड क्लोजिंग ऑफ द ट्रेड है। आप रखे होंगे, हो सकता है आपने रखा हुआ सौदा इसी उम्मीद में कि नहीं कुछ ना कुछ मोमेंटम मिल जाए, नहीं, सौदे 3:15 बजे कटने शुरू हो जाते हैं और थोड़ा स्टॉक्स के तो और पहले कटने लग जाते हैं। तो यहाँ से आप जो फोर्स देख पा रहे हैं ना, एक कंपल्सरी वाइंड अप ऑफ द ट्रेड किया है। टिपिकली एक्सपायरी के दिन ये आपको और ज़्यादा एग्रेशन के साथ नोटिस होता है। इसलिए अगर आप पिछले 10-15 मिनट में आपने स्पीड से मार्केट को नीचे जाते देखा है। बैंक निफ्टी भी नीचे गया है, इंडिया विक्स स्पीड से बढ़ा है। लीडरशिप की कमी है। अभिषेक आपको बता रहे थे कि 50 में से सिर्फ 5 शेयर ऊपर है। एलएनटी को तो छोड़ देते हैं, फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। रिपोर्ट आई सुबह से 1% गैप पे साथ है। इसके अलावा बताइए और कौन सा शेयर ऐसा जिसने लीडरशिप दिखा के आज बाजार को बचा लिया हो। और एक और बात, आप हमारे एग्रेशन पे भी जाएंगे। आप हमने 3 बार बोला था कि 19,800 के ऊपर जब तक आप ऊपर नहीं आओगे, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ऐसे करके बोला था। आपको मैं याद दिला देता हूँ अपनी बात से। और सेम विद हमने 45,000 का लेवल आपको बैंक निफ्टी बोला था। ये कमज़ोर है मार्केट इस समय। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसमें नेगेटिव हूँ, लेकिन मार्केट के जो दिख रहा है, जो ट्रेंड है, वही हमारा फ्रेंड है। एक बार मैं नागराज शेट्टी से भी व्यू पॉइंट ले लेता हूँ। नागराज, जब इस तरह का फॉल आ रहा है और एक्सपायरी वाले दिन फॉल आ रहा है, ये नेक्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ क्या होता है? तो नेक्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ क्या ये कंटिन्यू होगा या फिर नेक्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ नए तरीके से मार्केट चलेगा? पहले कई आप एक्सपायरी का जो एनालिसिस स्टडी करोगे, जो कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सपायरी के बाद, मंथली एक्सपायरी के बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है। लेकिन कई इंस्टेंसेस है ऐसा हुआ है। लेकिन ओवरऑल चार्ट अभी देखोगे, मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर है। और मुझे लगता है कि ये जो वीकनेस, जो एक पैटर्न बना के शुरू हुआ है आज का, जो कल बुलिश पैटर्न जैसा बनाया था, जो बॉटम रिवर्सल जैसा बनाया था कल, उसके बाद में वो कंप्लीटली नेगेटिव हुआ है। मुझे लगता है कि और भी वीकनेस दिखने को मिलेंगे मार्केट में। और मुझे लगता है कि 19,200 के आसपास मार्केट स्लाइड डाउन हो सकता है। देख रहे हैं नीचे की तरफ खुलती हुई वो 19,200 की हो दिख सकती है। 19,500 के नीचे स्लिप हुआ था बाजार अभी, लेकिन वहां से कुछ पॉइंट्स ऊपर आया है। बड़े कई महीनों के बाद, कई महीनों के बाद, लगभग मार्च के बाद के लेवल है जो हमने आज देखे, बहुत ब्रीफली लेकिन टच जरूर हुए 500 के नीचे। और इस वक्त आप देखें जो स्पेसेस सुबह आपको, जिनके रीजंस भी हैं, क्योंकि क्रूड तेज है तो ऑयल प्रोड्यूसर्स को ज़्यादातर फायदा होता है। ओएनजीसी जैसे स्टॉक भी अब स्लिप हो गए हैं, वहाँ पर भी जो प्रॉफिट बन रहे थे वो गेन्स जो है वो इरोड हुए हैं। ऑयल इंडिया हालांकि अभी नहीं गिरा है, लेकिन लार्ज कैप्स में जो अभी आपको सेल ऑफ दिख रहा है, ओएनजीसी इस वक्त 0.5% गिर के, बैंक्स में फर्दर जो और स्टॉक्स वीक हुए में कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स वीक हुए हैं। एचडीएफसी बैंक इतना वीक नहीं है इस वक्त, लेकिन ऑटो स्टॉक्स, और क्योंकि ऑटो के सेल्स नंबर्स भी आने और हम देख भी रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स चल चुके हैं, 2 व्हीलर भी चल चुका है। मारुति जैसे स्टॉक्स, पीवी सेगमेंट के जहां नंबर्स अच्छे आ रहे थे लास्ट क्वार्टर में भी, इस लास्ट मंथ भी और इस मंथ में भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद थी, वहां से भी अब गेन्स, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी बाजार में अब आपको क्लियरली दिख रही है उन पॉकेट्स में भी जहां पर थोड़े रीजंस ठीक थे, ट्रिगर्स ठीक लग रहे थे। 19,200 तक अगर यहाँ बाजार स्लिप हो सकता है तो बैंक निफ्टी पर भी और फॉल गहरा सकता है। क्या ये हैवी वेट्स में बड़ी सेल ऑफ आ सकता है? और लार्ज कैप जो एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप आज से 2 हफ्ते पहले जो थोड़े से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहे थे, क्या वहाँ मौके फिर से शॉर्ट के ढूंढने चाहिए? और हमारे साथ दोनों हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ नागराज भी हैं और हमारे साथ साथी एक और
कुणाल भी हैं, कुणाल से समझते हैं। नागराज ने तो अपना व्यू बताया, कुणाल आपका क्या व्यू है? आप यहाँ से फर्दर ऑल लार्ज कैप्स को शॉर्ट करेंगे या कौन से सेक्टर्स वीक हैं जहां पर आप शॉर्ट के मौके ढूंढेंगे? वेल प्रियंका जी, इस लेवल पे नो डाउट शॉर्ट के मौके हमें मिल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्टिव अप्रोच रखूंगा। ओवरऑल देखने जाए तो जिस हिसाब से अभी मार्केट में हमें जो करेक्शन देखने को मिला है, वो करेक्शन में अगर मैं इंडाइसेस की बात को, कौन कौन से ऐसे इंडेक्स है जहाँ पे हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप कह सकते हो कि निफ्टी ऑटो है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी मीडिया है, निफ्टी पीएसयू है, जहाँ पे हमें करेक्शन यहाँ से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और मेरा जो व्यू है वो अभी फिलहाल निफ्टी पीएसयू बैंक में ही बनना रहेगा, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है। आप पीएनबी पकड़ लो, बैंक बड़ौदा पकड़ लो, अगर आप कैनरा बैंक पकड़ लो, जहाँ पे हमें टाइमिंग के लिए एक करेक्शन का मौका देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। सो मेरा जो व्यू है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट का कॉल लेता हूँ तो मैं कहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, जहाँ पे हमें फर्दर एक डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तो मैं कहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। आली चार्ट पे ऑलरेडी काउंटर ने एक ब्रेकडाउन दे दिया है अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का, तो व्यू यहाँ पे बना रहेगा कि स्टॉक हमें नीचे में 206 और 206 अगर ब्रेक होता है तो 199 तक के लेवल दिखा सकता है, यानी वन कैन गो फॉर शॉर्ट फॉर टारगेट ऑफ 199। इवन मैं पीएनबी की भी बात करूंगा, पीएनबी एक अच्छा खासा टॉप बनाया हुआ है, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस स्टॉक ने आरएसआई के ऊपर बनाया है। अभी स्टॉक 79.55 के अराउंड चल रहा है। मैं कहूंगा अगर इसको शॉर्ट करके चलना चाहते हो तो चल सकते हो। 75 का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल पे हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा 8150 का होगा। तो फिलहाल पीएसयू बैंक में मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बुकिंग हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप देखें इस वक्त पीएसयू बैंक कंपैरिजन, प्राइवेट बैंक्स इतना बुरा नहीं कर रहे, और ये कहीं ना कहीं बैंक्स में जो रैली शुरू हुई थी वो पीएसयू बैंक लेड ही थी, फाइनेंस काउंटर्स लेड थी, वहाँ पर सबसे पहले गेंस इरोड हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त फिर लेकर जाने वाले काउंटर और कौन से हो सकते हैं? एमसीएक्स पर आज भी आपको अच्छी खासी मूव दिख रही है, लगभग 8% की जो बड़े गेंस जिन जिन स्पेसेस में मिले हैं, और कुछ फाइनेंस काउंटर्स भी फॉर दैट मैटर जिनमें अच्छे गेंस मिले, और अभी कई सारे काउंटर्स हम रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे कि वहाँ से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे आपके नागराज? जी हाँ, मेरा शुरुआती में मैं कहा था इप्का लैबोरेटरीज, चार्टिकली इप्का लैबोरेटरीज से एक अच्छा खासा पैटर्न में फ्रेम हो रहे हैं, और एक मुझे लगता है कि जो 945 950 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था लास्ट कई महीनों से, वो उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स एक बिल्डअप कर रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद वापस भी लास्ट कई मिनटों में एक ऊपर जाने की एक कोशिश कर रहा है। इससे बाय कर सकते हैं, जो भी मैंने लेवल्स बताया था उसके लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर ये भी बाजार में हम देख रहे हैं कि 19,500 के नीचे जाने के बाद वहाँ से थोड़ा हल्की सी रिकवरी हम निफ्टी में ज़रूर देख रहे हैं। लेकिन बाजार के लिए कल का सत्र कैसा रहेगा, कौन से ट्रिगर्स होंगे, चूँकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, ज़रा समझ लेते हैं। इवेंट्स टू वॉच, वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी भारत से आने वाले फिस्कल डेफिसिट डेटा पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूके की तरफ से जीडीपी डेटा और यूरोजोन की तरफ से सीपीआई डेटा एक्सपेक्टेड है। चाइना भी अपने मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट पीएमआई रिलेटेड डेटा डिस्क्लोज करेंगे, और डेफिनेटली ये हमारी रेडार पर रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है करीब 46 लाख वारंट्स के कन्वर्जन को लेकर, और उसी के साथ वो फंड रेजिंग प्लान्स पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईपीओ मार्केट्स में भी काफ़ी सारा एक्शन नज़र आया है पिछले कुछ दिनों में। प्लाजा वायर्स लिमिटेड का जो आईपीओ है ये फोकस में रहेगा, क्योंकि ये कल खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, और ये आईपीओ को खुला रहेगा अक्टूबर 4 तक। इसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी इंडिसेस की रीबैलेंसिंग होने वाली है कल, और उसी के साथ सेमी एनुअल रिव्यू भी एक्सपेक्टेड है। और सारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैचेस शुरू होने वाले हैं कल से। लास्टली इसके सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़ जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, तो ये तमाम एजीएम्स की लंबी लिस्ट है, उसकी भी जानकारी और कौन से इवेंट्स फोकस में रहेंगी वो सारी की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। लेकिन कुणाल, अब देखिए
बमुश्किल 6-7-8 मिनट का समय बच गया है बाजार में और शेयर खोजने में थोड़ी दिक्कत होती है, आम आदमी दिक्कत होती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपको उतनी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जरा बताइए ट्रेड्स कहाँ पर लेंगे अभी? कुछ BTC ट्रेड्स हैं आपके पास? वेल इस लेवल पे अगर देखने जाए ना तो अच्छा जो मोमेंटम ओवरऑल मार्केट में हमें देखने को मिल रही है एंड जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं ना। कौन सा ऐसा स्टॉक है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें मोमेंटम डाउनसाइड की देखने को मिल सकती है? सो मेरा व्यू अभी IT सेक्टर में अगर देखने जाए तो HCL टेक में बन रहा है डाउनसाइड का। एक आली चार्ट पे अगर आप देखो ना तो 100 EMA के नीचे की मोमेंटम स्टॉक ने स्टार्ट की हुई है। अगर मैं डेली चार्ट भी अगर यहाँ पे देखूँ तो डेली चार्ट में भी एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है एंड मोमेंटम अभी जो वीकनेस देखने को मिल रही है ओवरबॉट जोन में स्टॉक आ चुका है। तो ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर पर्टिकुलर काउंटर का भी वीक ही दिख रहा है। सो मेरा जो व्यू है यहाँ पे IT काउंटर HCL टेक को शॉर्ट करके चलने का बन रहा है। 1244 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। हम प्रेजेंट लेवल से ही इसको शॉर्ट करेंगे। ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर में रेजिस्टेंस हमें आ रहा है वो 1260 का। 1260 के SL के साथ शॉर्ट कीजिए। लोअर लेवल पे 1230 का पहला टारगेट है। अगर वो ब्रेक करता है तो 1210 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो फ्रेश शॉर्ट में हम यहाँ पे HCL टेक IT काउंटर में से शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है, HCL टेक को शॉर्ट करने की सलाह है और IT में देखने की कमजोरी है भी। आज टेक महिंद्रा है टॉप लूजर, करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट वहां पर है। LTI, माइंट्री, विप्रो ये तमाम शेयर टूट रहे हैं। इन्फोसिस में भी 2% के आसपास की कमजोरी है। तो IT निश्चित तौर पर तो IT और FMCG कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं कि ये डिफेंसिव से आज पूरा का पूरा प्रेशर हम वहीं से देख रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में हम देख रहे हैं कि पावर ग्रिड में एक एक्शन बढ़ा है। नागराज पावर ग्रिड 200 रुपये के आसपास का ये शेयर है। बोनस इशू के बाद हालांकि 250 रुपये के आसपास इसका भाव होता था, अब वहां से चलने की शुरुआत हो रही है। देखिए आखिरी कुछ मिनटों में इसमें थोड़ी सी हरकत बढ़ी है। क्या इसको BTST करके जाए? जरा फटाफट बताइए। ये चार्टिकली एक अच्छा संकेत दिखा रहा है। स्टॉक्स रेंज बाउंड एक्शन के बाद आज एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश ही की और मुझे लगता है कि ये अगर ये इनिशियल जो हर्डल है 206 206.50 का जो रेसिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि एक बार रेसिस्टेंस को क्रॉस होने के बाद 215 तक एक जो ऊपर का रेसिस्टेंस है, अगला रेसिस्टेंस है, उधर तक ये पार कर सकता है। SGVN भी एकदम से सडन स्पाइक आया था। हालांकि मैं आपको बता दूं जो फोर्स ट्रेडिंग की मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि मार्केट के अंदर टर्मिनल्स भी होती है वो कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद एकाएक आप देखेंगे मार्केट जो 500 के नीचे चला गया था वो अब 550 के आसपास वापस आ गया। निफ्टी की बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बैंक निफ्टी भी कुछ रिकवर करके आया। SGVN में 4.5% का मूव है। लाल जी जरा देख के बताइएगा, कुछ सौदा कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे पूछा है तो आपको बताना ही है टारगेट स्टॉप लॉस। आप बोल दो कि नहीं है कोई ट्रेड नहीं बनता, छोड़ दो इस सौदे को, छोड़ देंगे हम। आपने निकाला है तो ट्रेड बनना ही बनना है। अच्छी खासी मोमेंटम अभी SGVN में हमें आली चार्ट पे देखने को मिल रही है। 72-90 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह बनेगी यहाँ पे। एंड अगर मैं SL की बात करूँ तो SL हमारा थोड़ा सा लंबा आएगा, 67 का SL आएगा। बाय करिए, अभी चल रहा है 72-90 यानी 73 67 के SL के साथ बाय करेंगे। पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 77.50 का है एंड अगर वो भी ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट 85 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 77.50 प्लस 85 के टारगेट के साथ SGVN बाय कर सकते हैं। SL 67 का रहेगा यहाँ पे। DCM श्रीराम भी एक बार चेक करना। कुणाल सर आप ही चेक करना जरा। DCM श्रीराम के नाम से कंपनी है, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज 152 रुपये का हो गया। इसका भी जरा बता दो कि ट्रेड है तो बताइएगा सर। रिम्पी जी देखने जाए तो लगातार मॉर्निंग से स्टॉक को मैं देख रहा हूँ और अच्छा खासा ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया हुआ है। अगर मैं देखने जाऊँ तो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ही है जो हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड आली चार्ट पे काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अपनी जो मोमेंटम है वो बताई है ना। यहाँ पे रिम्पी जी थोड़ा सा इफ एंड बट वाला मामला बन जाता है। अगर स्टॉक ऊपर में 155, ओके हम यहाँ पे लेवल ले लेते हैं 155, अगर 155 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है
तो तब मैं यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह मेरी रहेगी। एसएल जो है आज के ब्रेकआउट के हिसाब से, आज की वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो 138 का है। मैं मानता हूँ 10% का एसएल यहाँ पे बन रहा है, लेकिन टारगेट भी डिम्पी जी उतने ही बड़े लेवल के हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहला इमीडिएट हर्डल जो है वो 168 का है, एंड जैसे ही 168 का हर्डल डिम्पी जी अगर ये क्रॉस कर देता है स्टॉक, तो वहां पे हमें 190 यानी कि 190 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 22% का भी रिटर्न ये स्टॉक हमें मिन टाइम पे दिखा सकता है। तो बाय करके चलने की सलाह है 155 के ऊपर 138 के एसएल के साथ। देखिए लेवल्स का खेल कैसे निराला होता है। 550 आपके लिए सपोर्ट था इंट्राडे में, क्योंकि क्लोजिंग में सब लोग जो लोग तेज़ी की उम्मीद करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉसेस कटवाया, निफ्टी वापस 19,550 के ऊपर आ गया। यही एक शेकिंग है। इसी शेकिंग से मैं आपको बार बार बचाता हूँ कि भी मार्केट शेक करता है, कमज़ोर हाथ वालों को बाहर निकाल देता है, मजबूत हाथ वालों को सिस्टम में रखता है और बाद में उनको रिवॉर्ड करता है। सिंपल सा है, शेक मेक एंड देन ब्रेक, उसके बाद फिर बाजार चलाता है। खैर एनी हाउ, ये आपको थोड़ा लेवल्स के हिसाब से अगर दीजिएगा देखेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा मार्केट के अंदर, आपको रोज़ का इंटरेस्ट जग जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 4-5 शेयर मैं आपको बताता हूँ जो अक्टूबर सीरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्का लैब, जिसके बारे में कुणाल जी ने भी राय दी, नागराज शेट्टी भी बता रहे थे, राजेश सर्विस पे बुलिश है, स्क्रीन पे दिखाते जाइएगा, जल्दी जल्दी दिखाइएगा। दूसरा है मन्नापुरम फाइनेंस, इस पे भी नोटिस रखिएगा। तीसरा होगा IRCTC, इस पे भी नोटिस रखिएगा। चौथा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कुणाल इसकी प्रशांत सावंत की ट्रेड है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। और एक और शेयर मैं ऐड कर रहा हूँ जो इस सीरीज़ के 2 दिन में नहीं टूट रहा था, उस शेयर का नाम है गेल। एक बार मिस्टर शेट्टी आप जरा बताइएगा, चारों शेयर मैंने देख लिए, चारों पे हमको व्यू पॉइंट मिला हुआ है। मैं एक नया शेयर अक्टूबर के लिए ऐड कर रहा हूं जिसका नाम है गेल, ठीक है क्या? जी हाँ, गेल चार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई दिनों से हम लोग हायर टॉप्स हायर बॉटम्स देखते हैं। इस स्टॉक्स में एक ये है कि एक स्पेशलिटी है कि ज़्यादा डिक्लाइन नहीं दिया है जो अपसाइड के हिसाब से। मेरे ख्याल से जो लास्ट कई हफ्तों से एक रेंज मूवमेंट जो चल रहा है वो समाप्त होगा। मेरे ख्याल से अपसाइड में एक ब्रेकआउट आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, डन सर। खैर आज हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आप क्लोजिंग इस समय देख पा रहे हैं। आज का रिवर्स हुआ है, सुबह करीब डिक्लाइंस कम थे, एडवांसेस ज़्यादा थे, बाजार ने एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसके बाद उसको शेक किया, देन ब्रेक कर दिया और आपको नीचे लेके गया 19,550 के नीचे। लेकिन होशियारी देखिए, 550 कटा, वापस 550 पे आके क्लोजिंग मिली, 165 पॉइंट का नुकसान मार्केट का हुआ। लेकिन मैं नागराज शेट्टी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कई बार सीरीज खत्म होती है, जब अगली सीरीज शुरू होती है ना तो आपको हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल भी मिल जाए। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर इस्तेमाल हो, क्योंकि दोनों ने जो क्लोजिंग दी है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पे दी है। 44,300 पे बैंक निफ्टी, ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, और 19,550 निफ्टी का एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे उन्होंने आके क्लोज किया है। कुछ चर्निंग भी हो सकती है, हो सकता है नई सीरीज की शुरुआत में आपको आता दिख जाए। कुणाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय निकाला, अच्छे से बातचीत हुई आपसे। मिस्टर शेट्टी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय निकाला। राजेश सर और संदीप सब्रवाल का हम ऑलरेडी शुक्रिया अदा कर चुके हैं। अब आपको हमको भी इजाज़त होगी, मेरे को, अभिषेक को, प्रियंका को आप इजाज़त दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होने वाली है नई सीरीज़ के साथ और हफ्ते के आखिरी दिन के साथ, और फिर थोड़ा सा लंबा एक्सटेंडेड छुट्टी के साथ भी। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार। हर खबर